Hello once again. Today in this class we will discuss the timing diagram of microprocessor 8085 instructions. Timing diagram. Before going to timing diagram, first we have to introduce some terms. The very first thing is the T state. Then the machine cycle. Machine cycle. And then instruction cycle. Right? What is T state? As sometimes back we had already discussed, all the operation of microprocessor, they are synchronized with the clock. जो हमारी सिस्टम क्लॉक है उस सिस्टम क्लॉक के हिसाब से सिंक्रोनाइज की हुई है. सिस्टम क्लॉक की जो हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, वन साइकिल ऑफ दैट, वन क्लॉक साइकिल इज टी स्टेट. जो एक सिंगल क्लॉक साइकिल है उसको हमने नाम दिया टी स्टेट. दैट मीन्स अगर हमारी ये क्लॉक है, दिस इज आवर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्लॉक है, तो इसकी एक साइकिल मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये एक टी हो गई, ये दूसरी टी हो गई, ये एक टी है, ये टी है. सो दिस इज नोन एज टी स्टेट. दिस टी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट, inversely proportional, that is 1/f. So single clock cycle is known as T state, and all the microprocessor operation, the read and write operation, जो भी काम हो रहा है वो इन क्लॉक टी स्टेट के रिस्पेक्ट में ही हम मेजर करते हैं कि इस टी स्टेट में माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इस टी स्टेट में माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इस टी स्टेट में क्या करेगा, इस टी स्टेट में क्या करेगा. जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा कॉलेज में जो जितना भी काम हम करते हैं कॉलेज में पढ़ने लिखने का, वो काम को हमने पीरियड्स में बांट दिया. पहले पीरियड में हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस रूम में पढ़ेंगे, इस टीचर से पढ़ेंगे. दूसरा पीरियड में हम ये पढ़ेंगे, इस रूम में पढ़ेंगे, इस टीचर से पढ़ेंगे. तीसरे में एंड सो ऑन. सो हमारा वहाँ का जितना स्टेट था वो 8 आवर्स में बांट दिया, तो एक तरह से 8 पीरियड्स में बांट दिया. हर एक पीरियड का हमारा एक टाइम टेबल हो जाता था कि भाई इस पीरियड में ये करेंगे, इस पीरियड में ये करेंगे, इस पीरियड में. सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन है उसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया टी क्लॉक के साथ. क्लॉक की एक फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल को टी स्टेट कहा और सारे काम माइक्रो प्रोसेसर के इन टी स्टेट के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर दिए गए. सेकेंड टर्म इज मशीन साइकिल. मशीन साइकिल इज द साइकिल, one cycle to access a peripheral, a cycle in which microprocessor access a peripheral. कि पेरिफेरल को एक्सेस करने में जो ऑपरेशन वो कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज मशीन साइकिल. दैट इज मशीन साइकिल इज टू एक्सेस ए पेरिफेरल. व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस मीन्स एक्सेस इंक्लूड बोथ read and write, and peripheral includes both IO and memory. That means IO से रीड और राइट करने में जो साइकिल वो है, काम वो कर रहा है, उसको मशीन साइकिल कहा. IO को राइट करने में जो काम कर रहा है उसको साइकिल कहा. मेमोरी को रीड या राइट करने में जो कर रहा है उसको एक साइकिल कहा. सो टू एक्सेस ए पेरिफेरल is one machine cycle. In microprocessor 8085, one machine cycle may consist of 3 to 6 T states. 3 से लेकर 6 T स्टेट हो सकती है. दैट मीन्स किसी पेरिफेरल को एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है उस साइकिल को मशीन साइकिल कह रहे हैं, और एक मशीन साइकिल में
3 से लेकर 6 टी स्टेट तक हो सकती है. Then comes another which is known as instruction cycle. Instruction cycle is the cycle to execute an instruction. किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो साइकिल ऑपरेट हो रही है, जो स्टेप्स ले रहे हैं हम, जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, राइट, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल. पेरिफेरल को एक रीड या एक राइट ऑपरेशन, मेमोरी से या आईओ से एक रीड या राइट ऑपरेशन करने में जो साइकिल ऑपरेट हो रही है उसका नाम दिया मशीन साइकिल. और एक पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल. जहाँ मशीन साइकिल में 3 से लेकर 6 टी स्टेट तक हो सकती है, वहीं एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 से लेकर के 5 मशीन साइकिल्स हो सकती है. One instruction cycle may consist of 1 to 5 machine cycles. First, we will discuss the machine cycles. First, we discuss the machine cycles. There are various type of machine cycle in microprocessors. These machine cycles, they are named as fetch cycle, memory read cycle, memory write cycle, IO read cycle, IO write cycle, idle machine cycle, and INTA machine cycle, interrupt acknowledge machine cycle. These are the various machine cycles. We can classify them like this. Some of them the नाम से ही पहचानी जा रही है कि क्या माइक्रोप्रोसेसर क्या काम कर रहा है. मेमोरी रीड कर रहा है, मेमोरी राइट कर रहा है, आईओ को रीड करने में जो साइकिल लगी, आईओ को राइट करने में जो साइकिल लगी, एक आइडल मशीन साइकिल है, इंटरप्ट एक्नॉलेज करने में जो मशीन साइकिल लगी, राइट. All these machine cycle they may consist of 3 to 6 T state. Here be specific. These all requires 3 T state. Fetch cycle. What is fetch cycle? Fetch cycle is to read an opcode from memory. So एक अगर मेमोरी रीड साइकिल ऑपरेट कर रहा है माइक्रोप्रोसेसर, और इस मेमोरी रीड साइकिल में अगर ये ऑपकोड को पढ़ रहा है, ऑपकोड पर रीड कर रहा है, तो ये फैच साइकिल कहलाई. और अगर ये ऑपरेंड रीड कर रहा है तो ये सिंपल मेमोरी रीड साइकिल कहलाई. सो फैच साइकिल इज नथिंग बट ए मेमोरी रीड साइकिल. पर इस रीड साइकिल में वो ऑपरेंड की बजाय ऑपकोड रीड कर रहा है. अगर ऐसा है तो एक फैच साइकिल जो है simple memory read cycle that is of 3T state, but a fetch cycle may consist of 4T state or 6T state. It depends instruction to instruction whether the opcode fetch of that instruction requires 4T state or 6T state. In 8085 there are only 8 instructions. There are only 8 instructions which involves 60 states. These instructions are call, unconditional, call conditional, then your return unconditional, return conditional, then push, pop, DCX, INX, T 4 there is one more, which one is that? Call, return, push, pop, DCX, INX,
I will let you know. So, except apart from these 8 instructions, all the other instructions of 8085 they requires 4T state. And mind it, कोई भी इंस्ट्रक्शन की जो पहली साइकिल होगी, किसी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो पहली साइकिल होगी, दैट साइकिल विल बी द फेच साइकिल. किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो पहली साइकिल, हमने कहा ना, वन इंस्ट्रक्शन साइकिल दैट मे कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 मशीन साइकिल. किसी इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो पहली वाली साइकिल होगी दैट विल बी द फेच साइकिल. उसके बाद अगर है तो ये कोई भी बची हुई इनमें से कोई भी साइकिल हो सकती है. दैट मीन्स अगर एक ही किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना एक ही मशीन साइकिल लगती है तो दैट मशीन साइकिल विल बी द फेच साइकिल. अगर 2 लगती है तो पहली विल बी द फेच साइकिल, दूसरी कोई भी मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट हो सकती है. 3 लगती है तो पहली फेच, दूसरी मेमोरी रीड, आईओ रीड, इन चारों में से कोई भी हो सकती है, तीसरी इन में से कोई भी हो सकती है. 4 लगती है तो पहली फेच, बाकी इनमें से कोई भी हो सकती है. 5 लगती है तो पहली फेच, बाकी ये. दैट मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसकी पहली साइकिल जो है दैट विल ऑलवेज बी द फेच साइकिल. किसी इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम मशीन साइकिल कितनी हो सकती है? 5. सो अगर मैं कहूं कि 8085 में मैक्सिमम टी स्टेट कितनी लगेंगी, किसी इंस्ट्रक्शन में कितनी लग सकती है, कि भाई लंबी से लंबी कितनी हो सकती है कि उसमें पांचों की पांचों ये हो. ऑब्वियस है, सबसे लेंथीएस्ट इंस्ट्रक्शन जिसमें 5 मशीन साइकिल हो, और उन 50 मशीन साइकिल में तो ये 4 होगी तो ये चारों तो 3-3 टी की ही हो सकती है, क्योंकि ये इन में से कोई एक होगी. तो ये सारी की सारी 3T स्टेट की है. ये 4T स्टेट की भी हो सकती है, 6T स्टेट की भी हो सकती है. अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 6T स्टेट हो तो टोटल कितनी लगी? दैट इज 18T स्टेट. तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट करने में 18T स्टेट लगती है, दैट विल बी द मैक्सिमम लेंथीएस्ट इंस्ट्रक्शन, दैट विल टेक मैक्सिमम टाइम टू एग्जीक्यूट. अगर मान लीजिए 3 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 3 मेगाहर्ट्ज है, तो उस इंस्ट्रक्शन किसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? दैट विल बी इक्वल 1T कितना हुआ? 1/3 इंटू 10 to the power 6. और टोटल टी कितनी हुई? 18T. So it will be something like this. That means 6 microsecond will be the time, maximum time in 8085 operating at 3 megahertz to execute an instruction. Right? अब ये machine cycles है क्या? We will draw. Then come Then comes timing diagram. Timing diagram. What is timing diagram? Timing diagram, you can define it. It is the graphical representation. That means graphical representation of the status, representation of the status of the various signals involved during a machine cycle with respect to clock. What that means?
graphical representation of the various signals, status of the various signals. कि status of the various signal means कि कौन सा सिग्नल हाई होगा, कौन सा सिग्नल लो होगा, इनके स्टेटस को ड्रॉ करना, राइट? किन सिग्नल्स के स्टेटस को? जो कि किसी रीड और राइट ऑपरेशन में या किसी मशीन साइकिल के दौरान यूज होते हैं, उनके स्टेटस को ड्रॉ करना क्लॉक के रेस्पेक्ट में, दैट इज टर्म्ड एज टाइमिंग डायग्राम। दैट मीन्स कि ये जो हमारा क्लॉक है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, कि कौन सी टी स्टेट पे क्या काम हो रहा है, कौन सा सिग्नल हाई होगा, कौन सा सिग्नल लो होगा। दैट मीन्स इफ दिस इज माई क्लॉक, if this is my clock, I call it at T1, I can call it at T2, I can call it as T3, I can call it T4, something like that. तो इस क्लॉक की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लॉक, किसी मशीन साइकिल के दौरान कौन सा सिग्नल हाई होगा, कौन सा लो होगा, इसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज टर्म्ड एज टाइमिंग डायग्राम। अब सबसे पहले यहाँ पर तो हमें ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वे कौन कौन से सिग्नल है जो कि किसी मशीन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। मशीन साइकिल मीन्स, मशीन साइकिल का मतलब है कि मेमोरी से या आईओ से डाटा को रीड करना या राइट करना, दैट इज मशीन साइकिल। अब किसी मेमोरी से डाटा को रीड करना या राइट करने में कौन कौन से सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ देयर इज ए डाटा एट 2000 पे एक को डाटा है, ये डाटा है, इस डाटा को हमने पढ़ना है। तो सबसे माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? सबसे पहले इस एड्रेस को एड्रेस लाइंस पर रखेगा। अब एड्रेस लाइंस जो है वो दो पार्ट में बनी हुई है, दैट मीन्स दैट इज A to A15 एंड AD7 to AD0। सो ये 2000 किस पर जाएगा? इन लाइनों पर जाएगा। अब इन लाइनों में से ये लाइन मल्टीप्लेक्स्ड है, दैट मीन्स समटाइम्स ये लाइन जो है A7 से A0 है एंड समटाइम्स ये लाइन D7 से D0 है। कब ये D0 है, कब ये A0 है, दैट इज डिसाइडेड बाय ALE। दैट मीन्स ये ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा। उसके बाद भाई रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है, इसका मतलब ये इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा। ये रीड और राइट मेमोरी से रीड राइट करना चाहता है या आईओ से चाहता है, इसका मतलब आईओ ऑब्लिक एम बार सिग्नल यूज होगा। अब वो फैच कर रहा है या सिंपल रीड राइट करना है, इस चीज को क्लासिफाई करने के लिए क्या ये दो चाहिए। सो एक्चुअल में देखा जाए these are the various signals which are involved during a read write operation. Mind it, टाइमिंग डायग्राम का मतलब है ये जो माइक्रो प्रोसेसर की पिन है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर की पिन है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, इन सिग्नल्स का स्टेटस ड्रॉ करना, दैट मीन्स यहां पर इन सिग्नल्स का स्टेटस ड्रॉ करना, बाहर यहां पर क्या है, कौन सा 0 है, कौन सा 1 है, इसके इस क्लॉक के रिस्पेक्ट में, दैट इज द टाइमिंग डायग्राम। कि किस टाइम T1 टाइम पे ये सिग्नल क्या होंगे, T2 टाइम पे ये सिग्नल क्या होंगे, T3 पे क्या होंगे, T4 पे क्या होंगे एंड सो ऑन। दैट इज द टाइमिंग डायग्राम। So now suppose हम एक प्रोग्राम वो करते हैं, एक टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं, किसका? मेमोरी रीड का बनाते हैं, MEMR, मेमोरी रीड का बनाते हैं कि हमारा एक मेमोरी लोकेशन है 2050H पे
कोई डाटा है, सपोज द डाटा इज 4F, ये हमने पढ़ना है। अब इसके लिए साइकिल क्या ऑपरेट होगी, ये सिग्नल्स को हम यहाँ लिखेंगे, कोई किसी को ऊपर नीचे लिखा जा सकता है, इट हार्डली मैटर्स। मैं सबसे पहले ALE को लिख रहा हूँ, देन मैं A8 से A15 को लिख रहा हूँ, देन मैं AD0 to AD7 को लिख रहा हूँ, देन मैं IO/M बार को लिख रहा हूँ, देन मैं RD बार को शो कर रहा हूँ, देन मैं राइट बार को शो कर रहा हूँ, एंड देन मैं S1 S0 को शो कर रहा हूँ। सो ये सिग्नल चाहिए हमें जो इन्वॉल्व होंगे, इनका इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना। तो सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजेगा, किस पे भेजेगा, A8 to A15। A8 to A15 क्या है, दैट इज डेडिकेटेड लाइंस है, उन पर और कुछ नहीं करना। सो A8 to A15 जो लाइन है, इन लाइनों का स्टेटस जो हमारा है, 3 T स्टेट लगती है किसी मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट में, फैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो इट रिक्वायर्स 3 T स्टेट, राइट। सो A8 to A15 लाइनों पर क्या कैरी करेगा, 20। अब इस 20 के हिसाब से हम इन लाइनों को अलग अलग स्टेटस ड्रॉ करने की बजाय मैंने इकट्ठा शो कर दिया कि कुछ लाइनें ऊपर गई, कुछ लाइनें नीचे गई, कोई 0 पर गई, कोई हाई पर गई, कोई लो पर गई, किसके हिसाब से, 20H के हिसाब से। दैट मीन्स 20 को अगर हम एलोबरेट करें, 20 को 0 0 1 0 0 0 0 0, इसका मतलब A15 जो है वो 0 गई, A14 जो है लाइन वो भी 0 गई, A13 जो है वो हाई गई, इस टाइप से सभी को ड्रॉ करा। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस तरह करने की बजाय हमने एक साथ बना दिया, कहा 20 के हिसाब से, जो ऊपर गई वो ऊपर, जो नीचे गई वो नीचे। देन AD0 to AD7, अब ये लाइनें मल्टीप्लेक्स लाइन है, और हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था मल्टीप्लेक्स लाइनों पे, ये टाइम मल्टीप्लेक्स है। ड्यूरिंग द फर्स्ट T स्टेट ऑफ एवरी मशीन साइकिल दे विल कैरी द एड्रेस। सो these line during the first T state, that is यहाँ तक, they will carry the address। कौन सा एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस। क्या है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस, 50। मैं इसको, चलो ठीक है, 50 के हिसाब से ये हो गया। अब दिस इज द टाइम जब ये एड्रेस कैरी कर रही है मल्टीप्लेक्स लाइन है ड्यूरिंग द T1 T स्टेट। इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर ALE को 1 करके भेजेगा, दैट मीन्स दिस दौरान माइक्रो प्रोसेसर ALE विल बी हाई, राइट। इसके बाद फर्स्ट T स्टेट के बाद दीज लाइंस दे आर रेडी टू कैरी द डाटा। अच्छा, ये जो है ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, मेमोरी से हो रहा है। 2050 इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी, हेंस ये जो लाइन थी, मेमोरी शुड बी एक्टिव, मेमोरी शुड बी एक्टिव, IO 1 होना चाहिए एक्टिव होने के लिए, M के ऊपर 12 इसका मतलब 0 होना चाहिए। सो मैंने ये शो कर दिया 0। अब ये रीड बार ऑपरेशन है, माइक्रो से रीड कर रहा है, तो रीड शुड बी एक्टिवेटेड। When should read activated? रीड का एक्टिवेट होने का मतलब है रीड सिग्नल शुड गो लो, दैट मीन्स ये जो सिग्नल लो हो जाना चाहिए। बट यहां पर एक बात आती है, कब लो हो, रीड कब होगा, जब हमारे पास डाटा बस होगी। हमारे पास डाटा बस कब है, इस टाइम के बाद। इससे पहले ये जो लाइन थी, दे आर नॉट डाटा लाइन्स। इससे पहले ये जो लाइन है ये एड्रेस लाइन है। सो हमारा रीड यहां एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो हमारा रीड एक्टिवेट तब हो जब हम मेमोरी को रिकॉग्नाइज एड्रेस फेच कर, एड्रेस को लैच कर लिया है, और हमारे पास जो मल्टीप्लेक्स लाइन थी, जो AD0 to AD7 लाइन थी, वे D0 to D7 बन गई। D0 to D7 वो यहां जाकर बनेगी। सो दिस विल बी एक्टिवेटेड
आफ्टर दिस। सो इस टाइम ये एक्टिवेट हुआ, तो इस टाइम ये जो लाइन थी, ये लाइन अब डाटा लाइन बन गई, और इन पे इस टाइम हमारा डाटा जो है 4F वो आ गया। ठीक बात है। जब रीड हो रहा है तो ऑब्वियस है राइट तो होने से रहा, एक ही काम तो होगा, या तो रीड होगा या राइट होगा। S1 एंड S0, S1 एंड S0 जो है S1 इज इक्वल टू S0 इज इक्वल टू, ये रीड ऑपरेशन के तहत जो होता है 0 1 या 1 0 जो भी है, वो इसकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। इज इट राइट? तो इट इज 3T state is enough. The third T state, that is enough to read a data from the memory. Right? अच्छा, if it happens to be memory write, memory write होता तो काम तो वही होना था। पहले यहाँ मान लीजिए 4F यहाँ पर लोड राइट करना था मेमोरी पे, तो वही ऑब्वियस है वही काम होगा। पहले तो इन लाइनों पर क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा, एड्रेस जाएगा तो वो एड्रेस इसी टाइप से होगा। ALE सिग्नल एक मशीन साइकिल, चाहे लिखना चाहे पढ़ना, मेमोरी पे जा रहे हैं तो एक पहली मशीन साइकिल के लिए ALE फिर हाई होगा। ये लाइनें हायर ऑर्डर एड्रेस कैरी करेंगी, ये लाइनें मल्टीप्लेक्स एड्रेस कैरी करेंगी। मेमोरी से रीड राइट हो रहा तो मेमोरी ही एक्टिवेटेड होगा। सो मेमोरी एक्टिवेट हो गया। अब रीड नहीं होना, हमने राइट करना है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये रीड बन गया और ये राइट बन गया। अगर राइट ऑपरेशन की बात हो रही है, नाउ दिस इज राइट, अब आप ये कह सकते हो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इट बिकम्स मेमोरी, और ये जो है ये 1 और ये 0 हो जाएगा। सो इट बिकम्स मेमोरी राइट साइकिल। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। नेक्स्ट कम्स IO रीड साइकिल और IO राइट साइकिल। अगर IO रीड और IO राइट है तो इसका मतलब मान लीजिए अब एड्रेस में कहता हूं एक इनपुट पे इनपुट पोर्ट है, उस इनपुट पोर्ट, ये हमारा इनपुट पोर्ट है जिसका एड्रेस 50H। इस एड्रेस पे ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको रीड करना है, तो क्या ऑपरेशन होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। हाँ, बात क्या है, अब एड्रेस 16 बिट की बजाय अब एड्रेस 8 बिट का है। हमारे पास लाइन 16 है, ये और ये, तो बात आती है कि ये जो 50H है ये किस पर कैरी करेगा? ये जो 8 बिट का एड्रेस है ये इन लाइनों पर कैरी करेगा या इन लाइनों पर कैरी करेगा? आंसर टू दिस इज ये इन लाइनों पे ही कैरी करेगा, मल्टीप्लेक्स लाइन पे, और इस लाइन पे होगा डोंट केयर, बिकॉज दे आर नॉट इन यूज। A8 to A15 lines will not be used in IO read or IO write operation. So the IO port address that will be carried again by the multiplexed lines, and if they are carried by the multiplexed line तो quite obvious ALE फिर पिक्चर में आ गया कि during the first T state these lines they will carry the address, IO address। अब ठीक है, अब ये मेमोरी की बजाय IO से संबंधित है, तो ये जो सिग्नल जो नीचे चला गया था एक्टिवेट होने के लिए 0 हो गया था, इट शुड बी 1, एंड ये रीड ऑपरेशन होना है, हम रीड करने की बात कर रहे हैं, तो अगेन रीड होगा तो कब होगा? जब डाटा लाइन मिल जाएगी। डाटा लाइन कब मिलेगी? इसके बाद। सो इसके बाद ये यहां पर जाकर एक्टिवेट हुआ और ये यहां चला गया। जब रीड हो रहा है तो राइट नहीं होगा, जब रीड हो रहा है तो राइट नहीं होगा। सो इट इज थ्रू आउट हाई, और सिमिलरली S1 और S0 की पोजीशन रीड के और राइट के हिसाब से अगेन हो जाएगी। सो दिस वे द IO रीड और IO राइट, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट और IO रीड IO राइट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इन लाइनों पर डोंट केयर जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग दे विल रिमेन द सेम। रीड और राइट में ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, मेमोरी और IO में ये स्वैप हो जाएगी।
ठीक है. सो इट इज द memory read cycle, IO read cycle, memory write cycle, IO write cycle. Then comes the fetch cycle. Now we will discuss the fetch cycle. Fetch cycle क्या है? जहां तक बात माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कहा था कि 2050 पे 4F लिखा हुआ था, ये माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी है. मेमोरी में ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. इस प्रोग्राम में ये जो बाइट है ये अब ऑपकोड बाइट. ना इट इज नो मोर ए डाटा, इट इज ऑपकोड डाटा, ऑपकोड. तो क्या फर्क पड़ गया कि भाई 4F जो पढ़ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पता कि ये जो 4F है ये डाटा है या ऑपकोड है, क्योंकि दिखने में तो सारे डाटा और ऑपकोड सारे एक समान लगेंगे, क्योंकि जो बाइट है ऑपकोड भी एक बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाटा भी एक बाइट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. सो सारे बाइट ही है, तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश? System will distinguish when microprocessor start operating, executing an instruction. उस टाइम एग्जीक्यूट करते टाइम जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन की सबसे पहली बाइट वो फैच करेगा. मान लीजिए प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होके आगे की तरफ गया है, तो इस प्रोग्राम की जो सबसे पहले वाली बाइट है, दैट इज द वेरी फर्स्ट बाइट ऑफ दिस. Microprocessor will treat this byte as opcode byte, और उसके बाद इस opcode से वो हिसाब किताब लगाता चला जाएगा कि ये बाइट किस इंस्ट्रक्शन की है और ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की होंगी. जैसे मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन 4F जो है, दिस इज opcode, दिस इज एन कोड फॉर मूव A, C, तो जो कि एक ही बाइट का है, तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर इसको ऑपकोड मानेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इससे अगले वाली जो बाइट वो लेगा जब, इसको भी वो ऑपकोड ही मानेगा, क्योंकि ये एक बाइट की थी, वो कैलकुलेट कर चुका है, तो इससे अगले वाले भी ऑपकोड ही आएगा. अगर इफ इट हैपन्स टू बी, सपोज इट हैपन 4F इज ऑपकोड ऑफ LXIH का ऑपकोड है, सपोज LXIH का ऑपकोड है. अब ये जब उसने ये देखा, 4F को पढ़ा, 4F को उसने किया कि ये तो LXIH है, और फिर वो कैलकुलेट करेगा कि LXIH जो है ये तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसके आगे कुछ 2 बाइट और लिखी हुई होंगी, हर हालत में लिखी हुई होंगी. इसका फॉर्मेट ही ये है, इसका सिंटैक्स ही ये है इस इंस्ट्रक्शन का, LXIH, 16 बिट डाटा. दैट इज द ऑपकोड, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंटैक्स ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. सो ये जो अगली 2 बाइट है ये कहां होगी? नेक्स्ट 2 बाइट विल बी एट द नेक्स्ट 2 लोकेशंस. सो अब माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करेगा कि भाई इसके बाद की अगली 2 बाइट है, दे आर द ऑपरेंड्स, दे आर नॉट द ऑपकोड्स. सो ये अगली 2 के बाद 2 को एज एन ऑपरेंड पढ़ेगा, उसके बाद ये वाली को फिर वो फैच करेगा. ठीक है. So this way microprocessor will go on calculating कि भी ऑपकोड है या ऑपरेंड, ऑपकोड है या ऑपरेंड है. अब यहां पर बात आती है, जब माइक्रोप्रोसेसर ने यहां से बाइट 2000, 2001, 2002 ये मेमोरी है, ये 4F है, ये 50 है, 20. जहां तक बात माइक्रो प्रोसेसर की यहां से पढ़ने की है, तो भी चाहे 4F को पढ़े, चाहे 50 को पढ़े, चाहे 20 को पढ़े, पढ़ने में तो उतना ही टाइम लगना चाहिए. माइक्रो प्रोसेसर मस्ट टेक द सेम टाइम. मेरे को अपने गांव के बस स्टैंड पर जाना है, तो मेरे को गांव के बस स्टैंड पर जाने में, चाहे मैं वहां से सामान को लेने जाऊं
चाहे मैं फ्रूट लेने जाऊं तो भी मेरे को उतना ही टाइम लगेगा, केले लेने जाऊं उतना ही टाइम लगेगा, संतरे लेके आऊं उतना ही टाइम लगेगा, सब्जी लेके आऊं तब भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जहां तक बाइट बाइट की है, टाइम तो मेरे को उतना ही लगना है। देन व्हाट इज द थिंग which states that in fetch operation microprocessor requires 4T state और 6T state, जबकि सिंपल रीड और राइट में उसको 3T स्टेट लगे। द आंसर टू दिस इज, जहां तक बात है इस ओप कोड को पढ़ के आने की, इस 4F को पढ़ के आने की, इस 4F इसको पढ़ के आने की, ये जो 4F पढ़ के आया, इसको पढ़ के आने में जो टाइम लगा है वो टाइम तो 3T स्टेट का ही लगेगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू रीड ए बाइट, whether that is an opcode byte or an operand byte, microprocessor will take exactly 3T state. But in case of opcode byte, microprocessor has to perform certain more operations, in fact internal operation. क्या इंटरनल ऑपरेशन? कि ये जो 4F जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर गया, दिस 4F विल गो इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। अब ये पहला बाइट था तो ये कहाँ जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसमें ये गया, यहाँ ये 4F गया। यहाँ से ये 4F को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जिस यूनिट में गया उस यूनिट को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, राइट। मतलब ये 4F को यहां से यहां जा करके इस जो 4F को, जो कि ऑप कोड है, जो कि किसी इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है, इस इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड को डिकोड किया जाएगा और ये कैलकुलेट की जाएगी कि कितनी मशीन साइकिल लगेगी। मशीन साइकिल इनकोडर, एक ही मशीन साइकिल लगेगी या और मशीन साइकिल लगेंगी, that is to be calculated. How many machine cycles are to be required? So ये जो हिसाब किताब लगाने में जो टाइम गया, microprocessor requires this additional time before it starts the next machine cycle. Before it starts the next machine cycle, तो उसको एडिशनल टाइम लगा अगली मशीन साइकिल स्टार्ट करने में। तो इस टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? क्योंकि हमारे पास जैसे 4th पीरियड हो गया, 4th पीरियड के बाद 5th पीरियड आएगा, पर 5th पीरियड में तो हमारा रेसिस आ गई, लंच का टाइम आ गया, तो हमने उसको भी तो नाम देना ही पड़ेगा। वो भी तो आधे घंटे का, 1 घंटे का, हमने इसको नाम दिया पीरियड तो 1, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, उसको लंच का नाम दे करके फिर 5th पीरियड किया। दैट मीन वो टाइम तो हमें रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको 5th पीरियड का नाम ना दे करके या इन बिटवीन पीरियड का नाम ना दे करके हमने उसको लंच पीरियड दिया। So that is a buffer time. So we have to lapse that time. So here that time is represented, given by another T state, and that T state is the 4th T state. और इस T state के दौरान माइक्रो प्रोसेसर बाहर इन पिनों पे कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इन पिनों का जो काम था वो तो हो गया। 3T स्टेट में इसको ला करके अंदर लेके आना था, ये आ गया अंदर। अब 4th T स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर इंटरनल काम कर रहा है। बस टाइमिंग डायग्राम तो किसका होता है? स्टेटस ऑफ द पिंस, बट काम तो वो अंदर कर रहा है। तो इन पिनों का स्टेटस क्या होगा? इन पिनों का स्टेटस इनएक्टिव होगा, ये फ्लोटिंग कंडीशन में होगी, ये फ्लोटिंग कंडीशन में होगी, हाई इंपीडेंस स्टेट में होगी, या इनएक्टिव होगी, इनएक्टिव होगी, इनएक्टिव होगी। और ये अगर फैच है तो ये क्या होगा? It will be 1 and it will be 1, which denotes that it is a fetch cycle. So during this 4th T state, all these signals, status of this signal, that is something like inactive. अगर बाई चांस ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो ऑप कोड है, it takes certain more time, it takes certain more time to be decoded and encoded.
माइक्रो प्रोसेसर में रिक्वायर्ड मोर टाइम, तो भाई उसको और टाइम देना पड़ेगा, तो उसने 2 टी स्टेट और एग्जीक्यूट कर दी। इन टी स्टेट के दौरान भी माइक्रो प्रोसेसर इनएक्टिव ही रहा, ये पिने इनएक्टिव ही रही, ये पिने इनएक्टिव ही रही, राइट, ये पिने इनएक्टिव ही रही। ठीक है। सो जहां तक बात रीड और राइट करके आने की है, चाहे वो ऑपकोड है चाहे वो ऑपरेंड है, कोई भी बाइट हो उसमें लगेगा तो 3 ही टी स्टेट। 3 टी स्टेट के बाद जो फेच साइकिल है, उस फेच साइकिल में एडिशनल टाइम चाहिए होता है, और उस एडिशनल टाइम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि भी और ज़्यादा क्लॉक साइकिल हमें रिक्वायर्ड है, तो हम और क्लॉक साइकिल हमने चलाई और टी स्टेट हमने लगाई डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन। और इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर अपना इंटरनल काम कर रहा है, क्या बोला, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, मशीन साइकिल को इनकोड करना और प्रॉपर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करवाना टाइमिंग टाइमर से, सो दैट उस इंस्ट्रक्शन को फर्दर एग्जीक्यूट किया जा सके। सो दिस विल बी ए फैच साइकिल। सो फैच साइकिल में मशीन साइकिल के बराबर ये 3 एज इट इज रहेंगी, उसके बाद एक चौथी साइकिल या चौथी पांचवी छठी टी स्टेट जुड़ जाएगी जिसमें ये इनएक्टिव होंगे सारे। और इसके बाद जाकर के यहां से फिर दूसरी मशीन साइकिल चलेगी, नेक्स्ट काम चलेगा। सो दीज आर इंडिविजुअल मेमोरी रीड, मेमो राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। ठीक है। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ read write cycles of microprocessor 8080 cycle, but these are the machine cycles. In the next class we will discuss instruction cycle of the various instruction of microprocessor 8080